बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 245 किस्सा सुन चुके हैं और अब 246 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हुक्मरान अपना शौक़ हुक्मरानी पूरा करने के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करते हैं। अफराद नहीं कर सकते, कौमें नहीं कर सकती। अब मुझे कब्रिस पहुँचना था। सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक हुआ और दर हकीकत इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। फ़्लाइट प्लान पहले ही तैयार करके मंजूर कराया जा चुका था। कब्रिस में ही हमें पता चला कि लॉर्ड एयरपोर्ट पर गोले बरसाने का मंसूबा नाकाम हो चुका है। इसराइली इंटेलिजेंस ने सबा खाबानी और उसके साथियों को ऐन उस वक्त पकड़ा जब वो मार्टर से फायर करने वाले थे। हमारे पास जेट था, इसमें हम 6 अफराद थे। अहमद रश भी था। नूरी इस्लामी वाले वाक़े के बाद मैंने उसे शिद्दत से नापसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस मंसूबे की हद तक बहरहाल मुझे उसके साथ काम करना था। हमने परवाज़ शुरू की। कब्रिस की हदूद से निकलते ही जहाज़ का रुख लॉर्ड की तरफ कर दिया गया। लॉर्ड एयरपोर्ट से दोनों इसराइली कांकर्ड परवाज़ करने ही वाले होंगे। उसके साथ जंगी मुहाफिज तैयारों का स्क्वाड्रन भी होगा। हम उन तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद उन दोनों तैयारों को हाईजैक करने वाले थे। ये हाईजैकिंग की तारीख का मुनफरद तरीन वाक़या होना था। हमने हाईजैकिंग के मरूजा तरीकों से हटकर काम किया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारी प्लानिंग क्या है। इसराइली मुतमईन थे कि उनके ये तैयारे कम अज़ कम हाईजैक नहीं किए जा सकते। हमले की सूरत में बचाव के लिए उन्होंने जो हिफाजती इंतजामात किए थे वो दर हकीकत मुअस्सर तरीन थे। मैं ये इतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि इससे ज़्यादा एहतियात बरती नहीं जा सकती और इससे मुअस्सर हिफाजती इंतजामात मुमकिन भी नहीं थे। हमें इस मामले में इसराइलियों पर जहाँ जहाँ फोकियत हासिल थी, इसराइल उससे बेखबर थे। इस एतबार से हमारी फोकियत की अहमियत और बढ़ जाती थी। इसराइलियों को इल्म नहीं था कि हमें इल्म है। दोनों कांकर्ड तैयारों में कौन कौन सफ़र कर रहा है, मुहाफिज स्क्वाड्रन की क़ियादत कौन कर रहा है। हमें तमाम तैयारों की खुफिया फ्रीक्वेंसी और खुफिया नामों का भी इल्म था। हमारे अपने जेट में 3 रेडियो थे, यानी हम उन सब की गुफ्तगू अलग अलग भी सुन सकते थे। हमें ये इल्म भी था कि एक जहाज़ में मौसर तरीन रेडार भी मौजूद है। हमारे तैयारे में 2 बटन नस्ब थे जिन पर 101 और 102 लिखा हुआ था। वो बटन दोनों कांकर्ड तैयारों की मुकम्मल तबाही का सामान थे और हमें इसराइलियों पर सबसे बड़ी और आम तरीन फोकियत ये हासिल थी कि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। नतीजतन वो बेखबर थे और बेहद मुतमईन। ऐसे में अचानक आ गई उनके आवाज़ पर हमला आवर होती और वो कुछ सोचने समझने और फैसला करने के काबिल ना रहते भी तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तमाम पत्ते हमारे हाथ में थे। मैं अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। जहाज हमारा घूमकर लॉर्ड से आगे निकला। जल्दी हमें वो पूरा काफिला नजर आ गया। वो हमसे तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर थे और 83 दर्जे पर। मैं उनके शाख का तसव्वुर कर रहा हूँ, अहमद रश ने कहा। मैंने अहमद की तरफ देखा। मगर एक बात याद रखना, मैंने कहा, हमें इस सूरत हाल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। हमारा मकसद सिर्फ उन लोगों को उड़ाना नहीं, क्योंकि मैं बिलावजह इंसानी जानों से खेलने का कायल नहीं हूँ। आखिर में मेरा लहजा तंदिया हो गया था। अहमद के चेहरे पर एक साया सा लहराया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और ये भी याद रखना कि इस ऑपरेशन का इंचार्ज मैं हूँ। मैंने मजीद कहा, तुम तंजीम के फ्रांसीसी एसोसिएशन के इंचार्ज ज़रूर हो, मगर ये फ्रांस नहीं है। इस बार उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इंचार्ज क्या होता है? जिसके पास ताकत हो और वो इसे इस्तेमाल करना जानता हो, वो इंचार्ज होता है। कोई लम्हा किसी का होता है और कोई लम्हा किसी का। अच्छा, अब रेडियो ऑन कर दो, मैंने कहा, क्योंकि मैं उसे बिलावजह उलझने के मूड में नहीं था। पहले रेडियो पर कांकर्ड की फ्रीक्वेंसी सेट थी। उस पर मुहाफिज स्क्वाड्रन का इंचार्ज जनरल लास्कोफ कांकर्ड 02 के पायलट बैकर से मुखातिब था, जिसका कोड नेम मैनुअल था। मैनुअल, मैं जिब्राइल 32 बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज़ साफ आ रही है। मैं तुम्हें और कलमूर को देख रहा हूँ। इस फ्रीक्वेंसी पर एक रेडियो ऑन रखो। राजर जिब्राइल, हम ATC से क्लियरेंस मिलने के बाद माक 20 रफ्तार से 60,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करेंगे, 278 दर्जे पर। राजर, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अब तक सब ठीक है ना? सब ठीक है। अब मैं कंपनी फ्रीक्वेंसी पर जारी करने लगा हूँ। को पायलट तुमसे राब्ता रखेगा। राब्ता मुनक़ते हो गया। मैंने दूसरा रेडियो ऑन किया। उस पर E2D जनरल लास्कोफ ने उकाबी आंख की फ्रीक्वेंसी मिलाई थी। उकाबी आंख 10 इज जिब्राइल 32। तुम्हारे प्लेन की पोजीशन है। रेडार के नुक्ते क्या कह रहे हैं? उसने पूछा। तुम सब मुझे रेडार पर नजर आ रहे हो।
उकाबी आंख से जवाब मिला, जिब्राइल एक त्यारा 183 दर्जे से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। फासला कोई 180 किलोमीटर है। तुम्हें वो नजर आ रहा है? वो कोई शेड्यूल की परवाज नहीं, ये मुझे मालूम है। मैं मुस्कुरा दिया। खेल शुरू हो रहा था। लाज़कोफ ने इंटरकॉम पर अपने फ्लाइट ऑफिसर से पूछा, स्क्वाड्रन तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, रेडार के जनूब मशरकी किनारे पर कुछ नजर तो आ रहा है। वो हमसे 120 किलोमीटर के फासले पर है और हमारे मुकर्रर रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। हम उस त्यारे से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं मगर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उकाबी आंख से कहा गया। चंद लम्हे खामोशी रही। मैं पुरसुकून था मगर अहमद रश के चेहरे और अंदाज से उसके अंदरूनी हिजान का अंदाजा हो रहा था। जिब्राइल नामालूम त्यारा 920 किलोमीटर की रफ्तार से तुम्हारे मुकर्रर रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारा उससे टकराव होगा, अलबत्ता वो तुमसे और कांकड़ त्यारों से 2500 फीट कम बुलंदी पर उड़ रहा है। राजर, उकाबी आंख, उस मनहूस से फौरी तौर पर राब्ता करो और उससे कहो वो अपना रास्ता या रफ्तार तब्दील कर ले, बल्कि बेहतर होगा कि रास्ता और रफ्तार दोनों तब्दील कर ले। राजर, जिब्राइल, हम कोशिश कर रहे हैं। जिब्राइल यानी लाज़कोफ अपने फ्लाइट ऑफिसर से मुखातिब हुआ। उसके लहजे में हल्की सी परेशानी थी। तकरीबन 1 मिनट बाद ये नामालूम तैयारा हमसे 120 किलोमीटर के फासले पर होगा। अगर उसमें रूसी साख्त के एकर्ड मिसाइल नस्ब हुए तब भी वो 130 किलोमीटर से ज्यादा फासले से कांकड़ त्यारों को निशाना नहीं बना सकेगा। F-16 को इसलिए आसमान का बादशाह तस्लीम किया जाता है। इसकी रेंज ज्यादा है, इस लिहाज से इस वक्त तो एडवांटेज हमारे पास है, मगर चंद मिनट बाद ये सूरत हाल नहीं रहेगी। जी हाँ जनरल, लाज़कोफ ने फिर उकाबी आंख से राब्ता किया। मैं उस त्यारे को 130 किलोमीटर से ज्यादा करीब नहीं आने दूंगा। उसने कहा, या तो तुम उसकी शनाख्त हासिल कर लो या वो खुद अपने बारे में बता दे, वरना मैं 130 किलोमीटर की हद तक पहुंचते ही उसे उड़ा दूंगा। मैंने अहमद रश की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अहमद रश के आसाब तन रहे थे। रेडियो पर जनरल तलमान की आवाज उभरी, जिब्राइल, मैं ऑपरेशन कंट्रोलर से मुदाखलत कर रहा हूँ। ये दुरुस्त है कि फैसला तुम्हें करना है। हम ग्राउंड वालों के सामने सही सूरत हाल तो नहीं है, जबकि तुम उससे 2-4 हो, मगर फैसला करने से पहले हर जाविये से सोच समझ लेना। नतीजा कुछ भी हो, मैं बहरहाल तुम्हारी पुष्ट पर हूँ। अब मैं राब्ता मुनक़ते कर रहा हूँ। रेडियो ज्यादा देर तक एंगेज रखना मुनासिब नहीं। मैं लाज़कोफ की सोचें भी पढ़ सका था। जनरल तलमान का पैगाम उसके लिए यकीनन मायूस कुन था। वो चाहता होगा कि जनरल तलमान सीधा सीधा उसे फायर करने का हुक्म दे। वो खुद उस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। मैंने अहमद रश और अपने दूसरे साथियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर दबा दबा हिजान था। अहमद रश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर मैंने रेडियो की तरफ इशारा किया तो वो रुक गया। मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो ऑफ कर दिया। हाँ, अब कहो क्या बात है? मैंने कहा, हमें उन्हें बता देना चाहिए। अहमद रश बोला, अभी नहीं, मुनासिब वक्त पर बताएंगे, मैंने जवाब दिया। और तुम्हारे ख्याल में वक्त कौन सा होगा? उसका लहजा चुभता हुआ था। मिशन का इंचार्ज होने की हैसियत से ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, लेकिन मैं कोई तलखी नहीं चाहता। हमें मिलजुल कर एक काम करना है और वो काम बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे त्यारे की तरफ से तशवीश में मुब्तला रहें, गोमुगू का शिकार रहें। मैं उनके असाब पर हर मुमकिन दबाव डालना चाहता हूँ, ताकि जिस वक्त हम उनकी समात पर धमाका करें तो वो ज़हनी और असाबी तौर पर बहुत ज़्यादा मुंतशिर हो जाएं। इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और अगर घबराहट में उन्होंने हमें निशाना बना लिया तो क्या? हम तो सरफरोश हैं, सर हथेली पर रखे शहादत की आरज़ू में मारे मारे फिरते हैं। अलबत्ता ये बात तय है कि हम जाते जाते दोनों कांकड़ त्यारों को ज़रूर तबाह कर देंगे। लेकिन मेरे नज़दीक ये रिस्क गैर ज़रूरी है। खुदकशी करने वाले कभी शहीद नहीं होते। इंचार्ज मैं हूँ, मैंने उसे याद दिलाया। खिलाफे तवक्को उसने सुपर डाल दी। मैंने रेडियो ऑन कर दिया। दूसरी तरफ की सूरत हाल से बाखबर रहना ज़रूरी था। जनरल लाज़कोफ किसी भी वक्त हमें उड़ाने का फैसला कर सकता था। मैंने तो सिर्फ इंसानी नफ्सियात पर इन्हिसार करके उन्हें तड़पाने का फैसला किया था। दूसरी तरफ रेडार बरदार त्यारा उकाबी आंख जनरल लाज़कोफ से राब्ता कर रहा था। जिब्राइल, मेरी बात गौर से सुनो। वो त्यारा फौजी त्यारा बहरहाल नहीं है। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ, वो त्यारा फौजी त्यारा नहीं है। तो फिर 920 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का मतलब क्या है? लाज़कोफ ने भिन्ना कर कहा, वो शायद सिविलियन जेट है। 1 मिनट, हमारे रेडियो पर इशारे मौसूल हो रहे हैं। सुनो, वो सिविलियन हो या फरिश्तों का जेट, मुझे कोई परवाह नहीं। फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल तो सिविलियन जेट में भी नस्ब हो सकते हैं। उसकी शनाख्त तलब करो, वरना मैं उसे उड़ा दूंगा। लाज़कोफ हल्के बल्क चीख रहा था, मगर उकाबी आंख से कोई जवाब ना मिला।
फिर रेडियो पर लास्कोव के मातहत फ्लाइट ऑफिसर की आवाज उभरी, सुनो जनरल, ये मुझे खतरनाक मामला मालूम हो रहा है। मैं जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। तुम कह देना कि घबराहट में ल्यून से बटन दब गया था। मैंने अहमद रश की तरफ देखा, उसकी निगाहों में झिंझलाहट थी और वो मुझे ही देख रहा था। मुझे एहसास था कि मैं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ। यहूदी अपनी बका को महूम सा गैर यकीनी खतरा लाक देख कर भी बुरी तरह घबरा जाने के आदी थे और इंसानी जानों की उनकी नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। ये बात वो बहुत अरसे से मुसलसल साबित करते आ रहे थे। तुम्हें सिर्फ अहकामात पर अमल करना है, अपने काम से काम रखो, लास्कोव ने अपने फ्लाइट ऑफिसर को डांटा। उसी लम्हे उकाबी आंख ने फिर जिब्राइल से राब्ता किया। जिब्राइल, अभी हमने कब्रस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की है। उस सियारे के मुतल्लक मालूमात हासिल हुई हैं। ये एक सिविलियन लियर जेट है, मॉडल 23। इसका रजिस्ट्रेशन फ्रांसीसी है। फ्लाइट प्लान के मुताबिक इसे कायरा से कब्रस, कब्रस से इस्तांबुल, इस्तांबुल से इंसन्स जाना है। त्यारे पर 6 अफराद सवार हुए हैं जो बिजनेसमैन हैं। इनके पासपोर्ट फ्रांसीसी हैं। हमने कब्र से इनकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है और इनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रेडियो पर इशारात मौसूल हो रहे थे मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी उन्हें और परेशान करना चाहता था। चंद लम्हे बाद लास्कोव ने उकाबी आंख से राब्ता किया। क्या रहा तुम्हारी कोशिश का? वो बिन्नाया हुआ था। अब वो सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर है। मसला क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो राब्ता क्यों नहीं करते? हम कोशिश कर रहे हैं। लास्कोव ने बारी बारी 10 और 02 के पायलटों से राब्ता किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करके अपना रास्ता शमाल की तरफ बदलने और 19,000 फीट की बुलंदी पर जाने की इजाज़त मांगो। 01 के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस सिलसिले में बात की। मुझे खुशी हो रही थी कि हम हर मरले में उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं। ये मेरे लगाए हुए ट्रांसमीटरों का कमाल था। इस वक्त TWA का एक बोइंग 347 और लिफ्टहांसा का एक बोइंग 707 ऊपर मौजूद है। तुम्हें 5 मिनट बाद उस बुलंदी पर परवाज की इजाज़त मिल सकती है। एयर कंट्रोल से जवाब मिला। ये जवाब लास्कोव को पहुंचा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने अपने स्क्वाड्रन में से किसी से बात नहीं की। अलबत्ता इंटरकॉम पर अपने ऑफिसर ल्यून से कहा, ल्यून, टारगेट एंगेज करने की तैयारी करो। फिर उसने उकाबी आंख से राब्ता किया। उकाबी आंख, अगर ये त्यारा अपनी शनाख्त नहीं कराएगा तो 60 सेकंड से ज्यादा फिजा में नहीं ठहर सकेगा। राजर जिब्राइल। उकाबी आंख से जवाब मिला, हम राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी पोजीशन की नज़ाकत का भी एहसास है। जो मुनासिब समझते हो वो करो। ग्राउंड कंट्रोल से जनरल तलमान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिब्राइल। कोई गड़बड़ जरूर है और इस मामले में अगर लियर जेट का रेडियो खराब हो गया था तो उसे वापस जाकर सिकंदरिया में लैंड कर लेना चाहिए था। और अगर रेडियो ठीक है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनसे राब्ते के दौरान पहले फ्रांसीसी में, फिर अंग्रेजी में, फिर परवाज की बैनुल अक़वामी ज़बान में और आखिर में अरबी में बात की गई मगर कोई जवाब ना मिला। कोई गड़बड़ जरूर है राजर, लास्कोव ने कहा। फिर इंटरकॉम में बोला, वो है कहाँ? ल्यून का जवाब सुनाई दिया, 65 किलोमीटर दूर और बुलंद हो रहा है। ठीक है, टारगेट एंगेज कर दो। राइट जनरल। मेरे ख्याल में राब्ता करने का वक्त आ गया था। मेरे राब्ते के दौरान ही 02 के पायलट बैकर ने रेडियो पर लास्कोव को इस राब्ते से मुतला किया। लास्कोव ने फौरी तौर पर ल्यून को कार्रवाई से रोक दिया। बैकर अब फिर लाइन पर मौजूद था। एल आल कांकर्ड 101 और 02, हम लेयर जेट नंबर 54 से बोल रहे हैं। तुम सुन रहे हो? हाँ, हम सुन रहे हैं। दूसरी तरफ से पायलट ने जवाब दिया। मेरी बात तवज्जो से सुनो, मैंने कहा। मैं तुम्हें बेहद अहम इतलात फराहम कर रहा हूँ। दूसरे रेडियो पर जनरल लास्कोव की आवाज़ उभरी। मेरा ख्याल है वो वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ल्यून, जैसे ही मैं हाथ उठाऊं मिसाइल फायर कर देना। दोनों कांकरेड तैयारों की दुमों में रेडियो से कंट्रोल होने वाले बम फिट हैं। मैंने जल्दी से कहा। सूरत-ए-हाल हमारे लिए भी नाजुक होती जा रही थी मगर मैं जानता था कि अगर सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक हो गया तो सूरत-ए-हाल पूरी तरह हमारे काबू में होगी और यहूदी बुखलाए हुए होंगे। उनकी कुव्वत फैसला और उनके असाब जवाब दे चुके होंगे। मैंने अपने धमाका खेज अल्फाज को ज्यादा मौसर बनाने के लिए तवक्कुफ किया। फिर मैंने रेडियो पर कहा, इस सिलसिले में शक करने की हमाकत ना करना। 01 में ये बम सेनेट नज़ायर में फिट किया गया था और 02 में तोलूस में। ये भी सुन लो कि बम 11 नंबर फ्यूल टैंक के मुंह पर फिट किया गया है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए F-16 तैयारों का
एक स्क्वाड्रन तुम्हारे साथ प्रवास कर रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे उनकी तरफ से मिसाइलों का धुआं अपने जहाज की तरफ बढ़ता दिखाई दिया तो मैं रेडियो डेटोनेटर का बटन दबाकर दोनों कॉन्कॉर्ड तबाह करते हुए जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। समझ गए मेरी बात? को पायलट ने चीख कर बहुत गंदी गाली दी। मैं ज़बानी जमे खर्च का कायल नहीं हूँ, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं गाली का जवाब भी दूंगा तो अमली तौर पर। हम समझ गए। पायलट ने जल्दी से मुदाखलत की। राब्ता मुनक़ते हो गया। पायलट बैकर ने फौरन पैसेंजर अनाउंसमेंट का बटन दबा दिया और बड़े हमवार लहजे में कहा, मिस्टर बिम्स, जनरल डोबकन और मिस्टर बिग कॉकपिट में तशरीफ ले आए। ये इमरजेंसी है। मैं जनरल लास्कोफ की मायूसी का तसव्वुर कर सकता था क्योंकि खुद पर हद से ज्यादा एतमाद करने वालों का यही असर हुआ है। मैंने तस्वीर में उसे देखा। उसका सर सीने पर टिका हुआ होगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होगा दोनों जहाज़ों की हिफाजत के लिए उसने कैसे कैसे मोहतात मंसूबे बनाए थे। फिर उसने दूरबीन उठाकर जायजा लिया होगा, लेकिन हम महफूज पोजीशन में थे। कम से कम 16 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल की हद के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर तक फायर करने वाले साइड विंडो की हद से पार। इसके अलावा अब हम 90 दर्जे के जाविये पर कॉन्कॉर्ड के साए में परवाज कर रहे थे। हमने मंसूबाबंदी करते हुए तमाम जुजियात ज़हन में रखी थी। हमारे एक साथी खुद दूरबीन संभाले बैठा था। ये जो 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के दरमियान का महफूज फासला था जिसमें किसी त्यारे को निशाना बनाना मुमकिन नहीं होता था, उसने मगरब के जर्नैलों को हमेशा परेशान रखा था। लेकिन आमतौर पर किसी भी सूरत हाल में वो संगीन साबित नहीं होता था। मैंने मंसूबाबंदी करते वक्त इस कमजोरी से बतौर खास फायदा उठाने का फैसला किया था। कॉन्कॉर्ड की आड़ लेना इजाफी एहतियात थी। अब मिसाइल चलाते वक्त उन्हें 10 बार सोचना पड़ता क्योंकि उनकी जरा सी गलती उन्हीं के जहाज को नुकसान पहुंचा देती। और उस जहाज में तमाम अफराद VIP थे। रेडियो से उभरने वाली लास्कोफ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो अपने फ्लाइट ऑफिसर लियोन से कह रहा था, साइड विंडर तैयार करो, हो सकता है कि वो रेंज में आ जाए। मैं जानता था कि वो यूं ही आस लगा रहा है। दर हकीकत वो हमसे ये उम्मीद नहीं रख सकता था। हम कॉन्कॉर्ड से करीब तर होकर परवाज कर रहे थे। हमने कॉन्कॉर्ड 02 के 150 मीटर नीचे और उसकी चोंच से जरा आगे पोजीशन ले ली थी। मुझे यकीन था कि F-16 तैयारों के स्क्वाड्रन के लिए हमें पूरी तरह से देखना भी आसान काम नहीं था। निशाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। पायलट बैकर हेम्सेस डोबकन और ब्रिग को सूरत-ए-हाल समझा रहा था। अमेरिकन मिलिट्री अताशी टॉम रिचर्डसन और CIA में जॉन मैक्लूर भी बिन बुलाए कॉकपिट में आ गए थे। मेरे ख्याल में उन्होंने भी हमारे लिए जेट को देखा होगा और उन्हें गड़बड़ का एहसास हो गया होगा। मुझे पान एम की परवाज से वतन वापस जाना था। बैकर की रिपोर्ट सुनकर जॉन मैक्लूर ने सिर्फ इतना कहा, वो तातीलात पर वतन जा रहा था। ब्रिग ने बैकर से कहा, वजीर खारजा को बुला लाऊं? नहीं, मैं सियासतदानों के ज़ेरे हिदायत काम नहीं करना चाहता। फैसले यही होने हैं और इस सूरत हाल में जमहूरी उसूल काम नहीं आते। बस आप लोग अलर्ट रहें। मिस्टर हेम्से से एक बात बताएं, ये बुल्फ तो नहीं? क्या वाकई त्यारे में बम नस्ब होना मुमकिन है? कुछ देर खामोशी रही। शायद हमसे सोच रहा था। लॉर्ड एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में जो कुछ उसने कहा था मुझे याद था। उसने कहा था कि जब से हमें त्यारों का कब्जा मिला है वो 1 मिनट के लिए भी मेरे सिक्योरिटी स्टाफ की निगाहों से ओझल नहीं हुए हैं। अब वो सोच रहा होगा कि कब्जे में आने से पहले हाँ ये मुमकिन है। आई एम सॉरी हेम्सेस, मेरे ख्याल की तायद कर दी। इस वक्त वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अहमक समझ रहा होगा। बैकर ने लास्कोफ से राब्ता किया। अब हमें क्या करना है गैब्रियल, प्लीज स्टैंड बाई, जवाब मिला। मैंने कॉन्कॉर्ड 02 की फ्रीक्वेंसी मिलाई। मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर, अपने मुआफिज स्क्वाड्रन को खबरदार कर दो। मेरा एक आदमी दूरबीन लिए बैठा है। अगर उन्होंने कोई चालाकी दिखाई तो दोनों कॉन्कॉर्ड त्यारों को कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे तो जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मैं इस्लाम का सफाई हूँ, शहादत का आरज़ू मानूं। तुम्हें उड़ाने के लिए तो मुझे सिर्फ एक बटन दबाना होगा। इसके लिए तुम्हें स्क्वाड्रन लीडर से बात करना चाहिए, पायलट ने जवाब दिया। इसकी फिक्र ना करो, मैं उससे भी बात कर लूँगा। तुम्हें सिर्फ सूरत-ए-हाल की संगीनी का एहसास दिलाना चाहता था। फिर मैंने जनरल लास्कोफ से राब्ता किया। मैं लेयर जेट से बोल रहा हूँ, मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैं तुम्हें अपने स्क्वाड्रन समेत वापस जाने का हुक्म दे रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। 60 सेकंड के अंदर अंदर वापस चले जाओ, वरना मुझे तुम पर अपनी संजीदगी साबित करने के लिए कॉन्कॉर्ड 01 को उड़ाना पड़ेगा। मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया। ओविडार ने फौरन लास्कोफ से राब्ता किया। अब क्या किया जाए जिब्राइल? दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। लास्कोफ शायद अपनी बोटियां नोचने में मसरूफ था।
बताओ ना जिब्राइल, हमें क्या करना है? ओविडार ने दोहराया। मैंने मुदाखलत की। कांकरेड्स, मेरा ख्याल है तुम अपने मुआवजों से बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अब सूरत तुम लोगों के हक में किसी भी तरह बेहतर नहीं हो सकती। मुआविज स्क्वाड्रान की वापसी की मोहलत खत्म होने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। मैंने राब्ता मुनक़ते कर दिया। 4 लम्हे बाद लास्कोव ने हमसे राब्ता किया। ये पहला मौका था कि वो हमसे बराह रास्त मुखातिब था। लियर, मैं मुआविज स्क्वाड्रान का लीडर बात कर रहा हूँ। हम वापस नहीं जाएंगे। मैं दोहरा रहा हूँ, हम किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे। एक सूरज ये है कि हम सब लार्ड एयरपोर्ट की तरफ पलट रहे हैं। तुम्हारा जी चाहे तो हमारे पीछे आओ और लार्ड पर शौक से उतरो। अगर तुम इस हिदायत पर अमल नहीं करोगे तो मैं, वो हिचकिचाया, शायद वो तुम्हें एंगेज कर लूंगा कहना चाहता था, मगर सूरत हाल ऐसी नहीं थी। चुनाचे उसने दांत पीसते हुए अपनी बात पूरी की। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। सुनो जनरल, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए दीवानों जैसी गुफ्तगू कर रहे हो। इज्जत से वापस चले जाओ, वरना इन अमवात के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसी वक्त अहमद रश रेडियो पर बोल पड़ा। लास्कोव, तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कांकरेड 02 पर वो गुफ्तगू सुनी जा रही थी क्योंकि हेम्सेस ने बैकर से कहा था, बैकर, मैं ये आवाज़ पहचान गया हूँ। लास्कोव को बताओ कि लेयर जेट में अहमद रश मौजूद है और वो ऐसा आदमी है कि जो कुछ कह रहा है कर भी गुजरेगा। लास्कोव से कहो कि वापस चला जाए। मैंने अहमद रश को घूर कर देखा। मैं नहीं चाहता था कि मैं या मेरे साथी पहचाने जाएं। कांकरेड 02 पर रिचर्डसन ने कहा, वो हमें ख़त्म नहीं करना चाहते, वरना अब तक त्यारे उड़ा चुके होते। ये तो सीधा साधा सा हाई जैकिंग का केस है। इनसे पूछो कि वो चाहते क्या है। हाँ, ये ठीक है, डोंकन और ब्रग बैक का आवाज बोले। बैकर ने लास्कोव से बात की और फिर हमसे राब्ता किया। तुम लोग कौन और चाहते क्या हो? इस बार रश ने ही जवाब दिया। मैं खामोश रहा। तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि हम कौन है। हमारा मकसद तुम्हें कहीं ले जाकर यरगमाल बनाना है। हमारी हदायत पर अमल करो तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब अगर मुआफिज स्क्वाड्रान वापस नहीं होगा तो मैं कांकरेड 01 को तबाह करने वाला बटन दबा दूंगा। लियोन ने इंटरकॉम पर लास्कोव से कहा, जनरल, अगर दोनों जहाज़ों में बम फिट हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें वापस जाना ही होगा। हाँ, अगर हम वापस जाने के बहाने कुछ किलोमीटर का फासला कायम करके उसे निशाना बनाने की कोशिश करें। लास्कोव ने ग्रैंड कंट्रोल से बात की। कंट्रोल, मैं वापस आ रहा हूँ। जनरल तलमान की आवाज़ सुनाई दी। जिब्राइल, गलती मेरी ही है। वो लोग तो तुम्हारा नाम भी जानते हैं। मेरे ख्याल में कसूरवार हम में से कोई नहीं, लेकिन कसूरवार हमें ही ठहराया जाएगा। लास्कोव के लहजे में झुंझलाहट थी। मुझे यकीन है कि उन्हें हमारी फ्रीक्वेंसी मालूम है। कैसे, ये मैं नहीं कह सकता। बहरहाल वो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब मुतबादल फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाए। फिर लास्कोव ने कांकरेड से राब्ता करके उन्हें मुतबादल फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने को कहा। फिर उसने कहा, हम तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। हो सकता है उनके पास मुतबादल फ्रीक्वेंसी भी हो, मगर मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बहरहाल तुमसे राब्ता रखूंगा, बात करूंगा। उकाबी आंख तुम पर नजर रखेगा और हम चंद सौ मील का फासला बढ़ाकर तुम्हारे पीछे चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं मौका तो मिलेगा, समझ रहे हो ना? मैं मुस्कुराया। उसे महज गुमान था। हमें दर हकीकत उनकी हर फ्रीक्वेंसी मालूम थी। अहमद रश ने लास्कोव से राब्ता करके कहा, अब मुझे यकीन दिलाना ही पड़ेगा। तुम अपने साथियों समेत सिर्फ फासला नहीं बढ़ाओगे, तुम्हें वापस जाना है और हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना। मैं जानता हूँ तुम शराफत की जबान नहीं समझते। ये लो। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, उसने 01 वाला बटन दबा दिया। एल आल 01 से नारंगी शोले उठते दिखाई दिए और उसने मौत का खूबसूरत रक्स शुरू कर दिया। एल आल 02 में चीखो पुकार मच गई। कोई शख्स अपनी बीवी को रो रहा था जो 01 में थी। मैंने झपटकर दूरबीन उठाई और तबाह होने वाले त्यारे का जायजा लेने लगा। मुझे मालूम था कि त्यारे में बम किस जगह फिट था और उससे किस किस्म की तबाही फैली होगी। त्यारे को तबाह होने से नहीं रोका जा सकता था। ताहम मुझे अंदाजा था कि जदीद तरीन कांकरेड का कंप्यूटर अभी तक काम कर रहा है। कंप्यूटर जो इंसान की माया नाज ईजाद है, एक मशीनी दिमाग है। किसी जानदार के दिमाग की तरह उसे भी अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है, लेकिन जानदार का दिमाग ये अंदाजा कर लेता है कि उसे पहुंचने वाला जख्म किस कदर कारी है। वजह ये होती है कि दिमाग का राब्ता हयात से होता है। जानदार के तमाम आवाज़ हिस्सियात अपनी मालूमात का निचोड़ दिमाग को पेश कर देती हैं, जिसके ज़रिए वो इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर लेता है कि उसे पहुंचने वाला नुकसान किस नोयत का है। मगर वो एक बेजान दिमाग था, हर किस्म के महसूसात से आरी। उस मशीनी दिमाग के पास ये तजिया करने का कोई जरिया नहीं था कि एल आल
01 को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। वो तो मशीनी अंदाज में अपना फर्ज पूरा किए जा रहा था। उसे अंदाजा हो गया होगा कि त्यारे का बरकी और हाइड्रालिक निज़ाम फेल हो चुका है। चनाचे उसने बरकी हाइड्रालिक निज़ाम की बहाली के लिए मुतबादल तरीका इख्तियार किया होगा। ये सूरत मजीद तबाहकुन थी, इसलिए कि आग की जद में आए हुए त्यारे के टूटे हुए हाइड्रालिक पैपों में मजीद फ्यूल पहुंचकर उसकी तबाही को नजदीक तर कर देता। मैंने फिजा में आग और मौत का रक्स पेश करते हुए त्यारे का जायजा लेने के बाद दूरबीन वापस रख दी। इसराइली एयरलाइन का पहला कांकरेट तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था। 02 में चीखो पुकार मचने की वजह यह भी थी कि उसके मुसाफिरों को भी 01 की तबाही का यकीन हो गया था। रेडियो पर आने वाली आवाज़ों से अंदाजा होता था कि बहुत से मुसाफिर 02 के कैबिन में घुस आए हैं। वो सब बैक-बैक बोल रहे थे, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। ताम एक शख्स की आवाज़ सब पर हावी थी और वो शख्स अपनी बीवी को रो रहा था जो LR01 में सवार थी। LR01 LR02 L01 से ज़्यादा दूर नहीं था। तबाह होने वाले जहाज के टुकड़े उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर मैंने 01 के बहुत से जलते हुए टुकड़े उड़ते हुए देखे। 02 के पायलट ने भी देखे होंगे, तभी तो उसने अपने त्यारे को दीवाना वार होता दिया था। फिजा में कांकरेट की डाइव बड़ी खूबसूरत थी, मगर ये महफूज होने का वक्त नहीं था। 02 के गोता लगाते ही उससे आने वाली चीखो पुकार एक लम्हे को थमी। कैबिन में मौजूद मुसाफिर त्यारे के फर्श पर गिर पड़े होंगे और सीटों पर बैठे मुसाफिर भी उथल पुथल हो गए होंगे। 02 में छाने वाला सन्नाटा बेहद लम्हाती था। उसके बाद पहले से भी ज्यादा शिद्दत से शोरो गुल शुरू हो गया। अब उस त्यारे के मुसाफिरों को अपनी जानों की फिक्र लाख हो गई थी। अपनी नशिस्तों पर सुकून से बैठे रहें और सीट बेल्ट कस लें। बैकर ने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर ऐलान किया, हमारे त्यारे को फिल वक्त कोई खतरा दरपेश नहीं है। अहमद रश ने इस बार 02 से रब्ता किया। तुम्हारे मुहाफिज स्क्वाड्रान ने मुझे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया है, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज़ में इस्तरियाई तासर था। कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों को अपनी खैरियत दरकार है तो चुपचाप मेरी हिदायत पर अमल करो, वरना तुम्हारे त्यारे का भी वही असर होगा। बैकर ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर ऐसा मालूम हुआ कि हेम्सेस ने माइक्रोफोन उससे झपट लिया है। रेडियो पर हेम्सेस की आवाज़ उभरी, रश रश बदबातन दरिंदे, मैं जैक हेम्सेस बोल रहा हूँ। कातिल खूनी, नीचे उतरते ही मैं तुझे अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद अरबी में गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। जैक की बातें सुनकर रश गुस्से में आपे से बाहर हो गया था, मगर जब वो बोला तो उसकी आवाज़ से जज्बाती ईजान का अंदाज़ा करना मुश्किल था। बस तुम खैरियत से लैंड कर जाओ जैक, रश कह रहा था। लैंड करने के बाद पहला नेक काम मैं ये करूँगा कि ज़मीन को तुम्हारे नापाक वजूद से निजात दिला दूंगा। जवाब में हेम्सेस की गालियां उभरी। उस पर शायद किसी किस्म का दौरा पड़ गया था। उसकी गालियां किसी सूरत खत्म होने में नहीं आ रही थी। फिर शायद बैकर ने उसे माइक्रोफोन छीन लिया था और मुतबादिल फ्रीक्वेंसी पर लास्कोव से राब्ता कायम किया था, मगर दूसरी तरफ से बुलंद आवाज से रोने की सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने मुआविज को भूल जाओ और मेरे पीछे आओ, रश ने कहा। बैकर ने तमाम रेडियो ऑन कर दिए, उनके पास हमारी हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है, उसने हिजियानी लहजे में कहा, और मुमकिन है बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर भी मौजूद हो। मैं सन्नाटे के आलम में बैठा था। अहमद रश ने जनूनियों वाला काम किया था। इस मुहिम का इंचार्ज मैं था और इस किस्म की मुहिम्मात में डिसिप्लिन की अहमियत कलीदी होती है। अहमद रश ने खुद सरी का मुजाहरा किया था, जबकि उसे हर हाल में मेरे ताबे रहना था। वो मेरे किसी भी हुक्म के खिलाफ कोई कदम उठाने का मजाज नहीं था। कुजा ये कि उसने अपने तौर पर एक इंतहाई कदम उठा लिया था। मैंने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया और अहमद रश को घूरने लगा। क्या बात है, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने ट्रांसमीटर क्यों ऑफ कर दिया? मैं उनसे बात कर रहा था। तुमने 01 को क्यों तबाह किया? मैंने सर्द लहजे में पूछा। क्या मैंने तुम्हें उसका हुक्म दिया था? उसे तबाह करना नागजीर हो गया था। अगर मैं उसे तबाह ना करता तो खुद हमें भी कोई नुकसान पहुंच सकता था। ये सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है, और ये मत भूलो कि इस मिशन का इंचार्ज मैं हूँ। लेकिन तुम्हें ये हक हासिल नहीं कि तुम अपने साथ मेरी जिंदगी भी दाव पर लगा दो। तुम इंतहाई जल्दबाज आदमी हो रश। मुझे हैरत है कि इस मुहिम के लिए तुम्हारा इंतखाब क्यों किया गया। मैंने बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, अहमद रश ने फखरिया लहजे में कहा। इसराइल समेत दुनिया का हर यहूदी मेरे नाम से कांपता है, मुझे मालूम है, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। लेकिन तुम उस तहम्मुल से महरूम हो जो इस किस्म की मुहिम्मात के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर अपनी ज़िंदगी बिला वजह ख़तरे में डालने का नाम तहम्मुल है
तो मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उससे महरूम हूँ। तुम्हें तो शायद अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं। तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए मिस्टर रश, किसी भी फिदाई को नहीं होनी चाहिए। हमने तो अपने सरों से कफन बांध रखे हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि शहादत हमारे कदम चूम ले। शहादत? अहमद रश ने तंजिया लहजे में कहा, क्या तुम शहादत और खुदकशी में फ़र्क नहीं कर सके? कर सकता हूँ मिस्टर रश, लेकिन तुम जिहाद और फसाद के दरमियान तमीज़ के शऊर से महरूम हो। क्या मतलब? अहमद रश ने पहलू बदला। खुदा की राह में लड़ने को जिहाद कहा जाता है और बिला वजह कुछ तो खून करना फसाद के ज़मरे में आता है। क्या समझे? तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। रश ने गुस्से से खोल कर कहा, अगर मैं बरवक्त कदम ना उठाता तो वो हमें हिट कर सकते थे। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? आती है, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, लेकिन इतनी इंसानी जानों से खेलने पर मैं अपना जहाज हिट कराने को तरजीह देता। लेकिन तुम्हारी मंतक मेरी समझ से बालातर है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है और यूं तो तुम मुझे कायल नहीं कर सकोगे। तुमने महज इस वहम की बुनियाद पर कांकरेट तबाह कर दिया कि वो हमारा जहाज हिट कर देंगे। ये वहम नहीं, एक ठोस हकीकत है। क्या तुमने खुद उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी थी? काश तुमने मुझे मौका दिया होता। वो आसानी से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। हमारा जहाज हिट करने से पहले वो बहुत कुछ सोचते, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने से 1000 दर्जा बेहतर है कि दुश्मन को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाए। अगर वो हमारा जहाज हिट करने की हमाकत करते तो हम उसके दोनों कांकरेट तबाह कर देते। मैंने तो एक ही त्यारा तबाह किया है और तुम दोनों त्यारे तबाह करने की बात कर रहे हो। अहमद रश जिस तरह से जिरा कर रहा था उससे साफ मालूम हो रहा था कि वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, लिहाजा उससे उलझना बेसुध था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अहमद रश जिस तरह मुझसे जिरा कर रहा था उसे साफ मालूम हो रहा था कि वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, लिहाजा उससे उलझना बेसुध था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे खामोश देकर अहमद रश ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। रेडियो पर बर्ग की भराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे वज़ीर ख़ारजा से बात करनी होगी, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, और मुसाफिरों को भी सूरत हाल से आगाह कर देना, डुबकन ने कहा। टॉम रिचर्डसन ने खंकार कर गला साफ किया। मेरा ख्याल है अब हमें उनकी हदायत पर अमल करना चाहिए। हाँ, डुबकन की आवाज़ आई। इसके अलावा हमें हर मुसाफिर से फ़र्दन गुफ्तगू भी करनी होगी। उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि हम किस किस्म के हालात से दो चार हैं। ये बात तो साफ जाहिर है कि ज़मीन पर उतरने के बाद हमें यरगमाल बना लिया जाएगा। ये ज़रूरी है कि हर शख्स यरगमाल बनने के लिए ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हो। ठीक कह रहे हो, और मैं ये समझता हूँ कि ये तवील असेरी होगी, कम अज़ कम तुम्हारे लिए। जैकब बोला, इसकी फ़िक्र ना करो, मेरा ख्याल है वो खबीस तुम्हें सिर्फ धमकी दे रहा था, रिचर्डसन ने कहा। मैकलोर ने बहुत देर बाद ज़बान खोली। अहमकाना बातें मत करो रिचर्डसन। अहमद रश वो शख्स है जिसने अभी चंद लम्हे कबल हम सब की आंखों के सामने 50 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। हमें किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। उसने मिस्टर जैकब को धमकी दी है तो उस पर अमल भी करेगा, वो उन्हें कत्ल कर देगा। मैं बहुत हकीकत पसंद आदमी हूँ, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाने का आदी नहीं हूँ, जैकब का जवाब था। अहमद रश ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखा मेरे इकदाम से वो किस तरह सीधे हो गए हैं। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब हमारा रुख जनूब की तरफ था और कांकरेड हमारे त्यारे के पीछे आ रहा था। F-16 त्यारों के स्क्वाड्रन का दूर दूर तक पता नहीं था। ये बात यकीनी थी कि अब वो हमारा ताकुब करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अहमद रश ने सूरत हाल की संगीनी उन पर साबित कर दी थी।